कि अगर कोई भी नंबर ए स्क्वायर से डिविजिबल हो तो वो ए से डिविजिबल होता है। अब आप सबको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ए और बी दोनों से 5 डिविजिबल है। इट मीन्स ए और बी का क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया ना 5। हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ आया? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। समझ आया? तो बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है कि इसको कैसे प्रूव करना है। तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे प्रूव करते हैं। बहुत ही ईजी मेथड से बताऊँगी, आप सबको समझ आ जाएगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक्सरसाइज 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, इन सबको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहते हैं कि हम उसका अपोजिट एज्यूम करके चलेंगे। अगर हमें प्रूव करना है रूट 5 इरेशनल है तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। आप सबको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो आप चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो जाके जरूर देखें मेरे चैनल पर, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। तो अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है, इट मीन्स उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बाई बी के फ्रैक्शन में। ठीक है, और वहाँ ए और बी हमारे क्या होंगे, कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होते हैं? ठीक है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ठीक है, समझ आया? दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इसका कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इतना समझ में आया आपको? अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी इधर डिवाइडेड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 है ना, बी इसका स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कितना समझ में आया आपको? इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं हम नाम। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो 5 है ना उधर जाएगा ना अगर, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 5। इट मीन्स 5 क्या है, ए स्क्वायर से डिविजिबल है ना, ये हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर से डिविजिबल है 5। तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई भी नंबर ए स्क्वायर से डिविजिबल हो तो वो ए से डिविजिबल होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं अगर 5 इफ 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर देन 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इतना समझ में आया? ये हमारी थ्योरम है। वो थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई नंबर इसके से डिविजिबल है तो वह इसे डिविजिबल होगा। तो वो नंबर हमारे यहाँ पे पास 5 है हमारे पास, तो 5 अगर इसके से डिविजिबल है तो 5 ए से भी डिविजिबल है। तो अगर ए से डिविजिबल है 5 तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई भी इंटीजर सी के लिए कि 5 ए से डिविजिबल है। समझ में आया? इतना समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? किसी भी इंटीजर सी के लिए 5 क्या है, ए से डिविजिबल है। इस तरह से लिख दो, आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, कि अगर ए के से डिविजिबल है तो ए से भी डिविजिबल 5 होगा किसी भी इंटीजर सी के लिए। समझ में आया इतना? फिर इसको उस तरीके से लिखे हम, ए इक्वल्स टू 5c, 5 उधर से चला जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, ये आ गया मेरे पास, एक ही वैल्यू आ गई। अब उस इक्वेशन में हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन लिखी थी हमने फर्स्ट। अभी ये ए की वैल्यू 5c को उस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या आएगा, 5b² वैसे का वैसा रहेगा, एक ही जगह पे हम लिख देंगे 5c, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5b² वैसे का वैसे रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया। b² 5 इधर मल्टीपल में है तो वहाँ पे जाके डिवीज़न में हो जाएगा, 5 5 25। इससे हमारे पास क्या आ रहा है, टू 5c²। ये इक्वेशन आ गई। इसे सॉल्व करने के बाद तो इससे अब हमें क्या पता चल रहा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, b², हमारे पास ये आया था b² 5c²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 इधर आके मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम इसको। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 5 जो है b² से डिविजिबल है ना। तो वही थ्योरम का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर 5 डिविजिबल है b² से, देन 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b। इतना समझा है। फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता चला था कि 5 जो है a² से डिविजिबल है, तो हम थ्योरम को यूज़ करके बोल रहे हैं कि अगर a² से डिविजिबल है तो a से डिविजिबल होगा। अब सेकंड इक्वेशन से हमें ये पता चला है 5 b² से भी डिविजिबल है, इट मीन्स अगर b² से है तो वो b से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स a और b दोनों से 5 डिविजिबल है। इट मीन्स a और b का क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया ना 5। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों से डिविजिबल है तो उसका कॉमन फैक्टर हुआ, वी हैव कॉमन फैक्टर 5। पर शुरू में हम क्या लेके चले थे, ए और बी के हमारे क्या है, को प्राइम्स हैं। तो को प्राइम्स है, इट मीन्स उनका 1 से अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 ही उनका कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर आ गया 5। मीन्स हम जो एजम्पशन करके चले थे वो हमारी गलत है। इट मीन्स हम एज्यूम करके चले थे √5 क्या है, इरेशनल। हम एज्यूम करके चले थे √5 रैशनल है, मीन्स √5 हमारा इरेशनल है, रैशनल नहीं है। ये हमारा प्रूव हो गया, √5 इज इरेशनल। इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कहीं पे भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।